हो गया। इट इज द मेजरिंग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, इट इज द मेजरिंग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट which is capable to measure, which is capable to measure very small current, very small current, like as milliampere, microampere, milliampere, छूट गया, लिख लेना बड़ा, लाइक एज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, साथ साथ चला करिए, कैसे छूट जाता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ईटीसी, ठीक है। इधर आप देखिए, अब जैसे ये जो है आपका बहुत छोटे करंट को मापता है, ये तो देख लिया, पहली बात ये समझ गए हम लोग। दूसरी चीज़ किसकी बनावट कैसी होती है, तो देखिए ये कुछ इस तरह का होता है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं उसका एग्जैक्ट बनाने जा रहा, बस एक डब्बे टाइप का होता है जिसमें आपका कुछ इस तरह से इस पर रीडिंग डली होती है, ठीक है। ये जो है ये कुछ इस तरह का होता है जिसमें रीडिंग होता है, यहाँ आपका 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ पे आपका नीडल होता है इसका, ठीक है। जब भी ये स्मॉल करंट मेजर करता है, अब ये हो सकता है आपका मिली एम्पियर का, माइक्रो एम्पियर का, जिस तरह का होगा 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो, इस तरह से आपको इस पर रीडिंग लिखा होगा, ठीक है। ये रीडिंग्स है, इसमें जैसे ही करंट डिटेक्ट करेगा तो एक न एक डायरेक्शन में ये क्या होगा, रोटेट मतलब मूव करेगा। देखो ये ऐसे रीडिंग इस तरफ या फिर इस तरफ, ठीक है, ये बताएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी सर्किट में करंट ऐसा जा रहा है, ध्यान से समझना बाबू, ऐसा है, ठीक है। तो मान लो ये ऐसा अपने आप को मूव करा, तो फिर अगर करंट को ऐसा कर दो तो फिर कैसा करेगा, इस तरह से। तो ये क्या है कि अपोजिट करंट जब भी होगा ना, तो इसका जो नीडल है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। यही है आपका गैल्वेनोमीटर। अब आता है कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ बना होता है, इसको बना लो, छोटा सा बनाना, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, जल्दी से आप बना लेना। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, जैसे ध्यान से, ठीक है। कुछ 3 डायमेंशनल बनाने की मैंने कोशिश करी है, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या है कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ऐसा होता है। एक्चुअली में इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये रेडियल होता है। देखो कुछ ऐसा, ठीक है ना, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है।
और इसमें क्या डाला होता है, तो आपका एक सिलिंड्रिकल शेप का सिलिंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन का एक कोर डाला होता है, ठीक है ना, समझ में आया, जो कि जिस पे क्या होता है आपका कहीं ना कहीं ये इस पे वायर का लूप चढ़ा होता है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें, कुछ इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। मैं हाथ से बना रहा हूँ, अब आप समझ रहे हैं, देख लेना तुम लोग थोड़ा। दो मैं दिखा दिया हूँ, बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स होता है इस पर, ठीक है, जो कि जिसमें करंट जैसे ही यहाँ से क्या है आपका दो टर्मिनल निकला होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये T1 और ये T2, इसी दो टर्मिनल से आप एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो इस जो देखो इस सिलेंडर पे जो आपने लूप वाउंडिंग किया है उसमें करंट बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको पढ़ा चुका हूँ पिछला टॉपिक, कल पढ़े हैं कि परसों, कल ही पढ़े ना शायद, क्या कि जब भी एक करंट कैरिंग लूप को अगर आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डालते हो तो उसमें क्या लगता है, टॉर्क, कल पढ़े हैं ना, तो टॉर्क लगता है बेटा। और टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा, याद है ना, कैपिटल एम बी साइन थीटा। तो देखो जैसे ही देखो ये लूप है, इस लूप पे ये किस में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो इस पे क्या लगना शुरू, जैसे ही करें अब एक्सटर्नल सर्किट इसको जोड़ोगे, कनेक्ट करिएगा, तो वैसे ही इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इसमें इस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा, टॉर्क, समझ में आ रहा है, टॉर्क। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान देना, इसको किससे जोड़ा जाता है बेटा, ध्यान से देखो, इसको स्प्रिंग से जोड़ा जाता है इसको, ठीक है, फिक्स्ड एंड होता है एक एंड, जिससे स्प्रिंग से इसको जोड़ा जाता है। और यहाँ पे आपका, तो कहाँ पे बता रहा हूँ, ये रीडिंग होती है, ये डिविजन्स डाले होते हैं इसमें, जहाँ पे ये रीडिंग बताता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगा होता है, एक इसी से इस कॉइल से ही एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है, एक एंड पे क्या लगा होता है, दो टर्मिनल लगा होता है, और दूसरा इसी एंड पे एक और चीज़ लगा होता है, तो क्या लगा होता है, तो एक नीडल लगा होता है। अब ध्यान से समझिए ये कैसा बनावट है, ये सारा जो है किस प्लेन में है आपका, ध्यान से समझना, ये सारा किस में है, वर्टिकल प्लेन में है। ये किस प्लेन में है, स्प्रिंग देखो वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। और नीडल किस में लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नहीं समझे, जैसे मान लो ये सिलेंडर, ध्यान देखो, ये सिलिंड्रिकल कोर ऐसा है, ठीक है, इस पे बाउंडेड किया हुआ है वायर का, जिसका दो टर्मिनल, इसमें अगर एक्सटर्नल सर्किट को आप जोड़ोगे तो क्या चलना, बहना शुरू हो जाएगा, करंट। और करंट बहेगा तो किस चीज़ में बहेगा, किस फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। देखो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर टॉर्क तो लगेगा ही, टॉर्क लगेगा बाद की बात है, पहले उससे बिफोर क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ से जुड़ा होता है, एक स्प्रिंग से, एक स्प्रिंग से। और एक इसी पर एक एंड क्या हो, इसी एंड पे एक स्प्रिंग जुड़ा होता है और एक नीडल लगा होता है, नीडल लगा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, और ये सारा किस में है, वर्टिकल प्लेन में, समझ रहा है। ये सारा स्प्रिंग सब वर्टिकल में है, लेकिन नीडल किस में है, हॉरिजॉन्टल में। और यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग, उस पर कांच लगा हुआ है जहाँ से तुम देख पाओगे, समझ में रहा है। जैसे ध्यान से देखो, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो बाउंडेड किया हुआ है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, कल बताए थे। टॉर्क जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, तो बताओ इसके लगा हुआ नीडल की भी घूमेगा। अगर ये ऐसा घूमा तो ये इधर घूमेगा, ये ऐसा घूमा तो ये इधर घूमेगा। एक्चुअली में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है,
लेकिन हमारे पास एक ही प्लेन है यहाँ पर बोर्ड पे दिखाने के लिए, दैट्स वाई मैंने इसी प्लेन में बनाया है। समझ में आ गया ना? नॉर्मल सी बात है। अब ध्यान से देखो, कॉपी, जैसे ये जो मान लीजिए वाउंडिंग जो है ये ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, फिक्स्ड स्प्रिंग, ठीक है। जैसे ही टर्न करेगा तो स्प्रिंग में क्या आएगा? ट्विस्टिंग। स्प्रिंग में क्या आएगा? ट्विस्टिंग। अब देखो ये जैसे ही टर्न करेगा, जिधर भी करे, इधर करे इधर करे, वो बात की बात है, जिधर भी करेगा, मान लो किसी एक डायरेक्शन में तो करेगा ना, इधर क्लॉकवाइज और कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए जैसे इधर किया तो ट्विस्टिंग ऐसा हुआ, है ना। तो आपको पता है कि स्प्रिंग क्या करेगा? तो अपने आप को रिस्टोर करना चाहेगा। अगर उसको जैसे ही ऐसा ट्विस्ट हुआ तो चाहेगा कि इस तरह अपनी अब जो प्रीवियस स्थिति थी उसमें घूम जाए, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। तो जितना ज़्यादा ये ट्विस्ट होगा उतना ही ज़्यादा इसमें क्या डेवलप होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। अपने आप को इसको घुमा देने के लिए अपनी जगह पे, जो जिसमें प्रीवियस स्थिति में थी, उस प्रीवियस पोजीशन पे लाने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगा। तो जहाँ पे देखो एक ये टॉर्क देगा इस तरफ और ये टॉर्क देगा इस तरफ, खुद से दोनों का एक कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम आएगा, जहाँ पर दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा? इक्वल, जिसको कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट पे इधर भी 10 न्यूटन लगाओ, इधर भी 10 न्यूटन लगाओ, तो नेट फोर्स इस पर क्या है? 0। इसका क्या है? इक्विलिब्रियम है ना। वैसे ही अगर किसी बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों टॉर्क बराबर हो जाए तो हम उसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब ये घूमा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें ट्विस्ट आएगा तो क्या करेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा वहाँ पे जाके ये क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला और इधर वाला, मतलब ये मान लो ये ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों क्या हो जाता है? इक्वल, तो वहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये रुक जाएगा और वो उतना घूम कर नीडल रुक जाएगा और वो रीडिंग हम माप लेंगे कि कितनी एम्पियर की करंट है, क्योंकि इस पर लिखी होगी हमारा करंट का मतलब कि मार्किंग किया होगा करंट का, ठीक है, वैल्यू को। तो ये इसका सारा वर्किंग मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? तो वेन एवर अ करेंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज अ टॉर्क। यही ना प्रिंसिपल है, इसी पे तो काम कर रहा है, इसी पर तो रीडिंग बता रहा है, अदरवाइज रीडिंग नहीं बता पाता। समझ में आ गया बाबू? तो लिखिए प्रिंसिपल। कुछ लोग डायग्राम भी बना लिए क्या? चलो लिखो, कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल सिद्धांत। डेफिनेशन लिखवा दिया हूँ, उसके बाद लिखिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में लिखिए द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर works on a कर दो on a principle that whenever a current carrying loop placed in uniform magnetic field experiences a torque, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया। अब हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन। डेफिनेशन हो गया, फिर प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर इधर देखो, ये डायग्राम बनाइए, ये वाला बनाइए। तो लिखिए जल्दी, 2-4 लाइन लिखा रहा हूँ, लिखिए कंस्ट्रक्शन में कि लिखिए। अच्छा लिख लो ना, फिर बना लेना, नीचे में लिखो, मैं लिखा रहा हूँ। हो गया? तो लिखिए a strong magnetic field, जल्दी लिखिए,
A strong magnetic field occurs between the north and south pole. A strong magnetic field occurs between the north and south pole. Okay? आगे लिखिए, magnetic field is रेडियल, ठीक है, रेडियल होता है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, a soft iron core on which the end turns, कैपिटल N लिखिएगा, end turns, soft iron core on which end turns wounded over it, wounded over it, ठीक है। हाँ, इधर देखिए, अब सुनो, इधर देखिए बेटा, ध्यान से समझो। अगर इस चीज को, पूरी कंस्ट्रक्शन को अगर तुम ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू तुमको कैसा दिखेगा, तो कुछ इस तरह का, ध्यान से देखो, कुछ इस तरह का आपको टॉप व्यू दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा ना, ऊपर से देखने पे इस तरह का, ऐसा है ना ये, तो इस तरह से देखने पे हमको कैसा दिखेगा, इसी तरह का दिखेगा ना ये। और आपका बीच में जो सिलेंड्रिकल शेप का जो सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है वो कैसा दिखेगा, एक सर्कल, तो कुछ इस तरह से। तो पहले तो फील्ड बना देते हैं, आपका जो फील्ड है इसमें, हाँ, बात नहीं। अब इधर देखिए, कुछ इस तरह का आपको, जो इसके ऊपर क्या है बताओ, एंड टर्न्स क्या है, वाउंडेड है, वो ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। अब देखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों डाला गया, ऐसा भी किया जा सकता था कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड भी डाला जा सकता था, जिसका फील्ड लाइंस कैसा होगा, लीनियरली एक दूसरे का पैरेलल। क्यों ऐसा डाला गया है कि इस तरह के शेप का, कि रेडियल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहे, इसलिए ताकि देखो, जैसे कि ये जो लूप अभी जो रखा हुआ है, देखो अगर इसका एरिया वेक्टर मैं लेना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अभी कितनी एंगल है बताओ, 90 डिग्री। ये हर कंडीशन में देखो, यहाँ से जब ये टॉर्क जैसे घूमेगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, तो फिर से रेडियल वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर यहाँ चला आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिर से 90 डिग्री हो जाएगी, समझ आ रहा है, फिर से 90 डिग्री हो जाएगी। ये हाथ फिर देखो ऐसा अगर आएगा तो ये वाला फील्ड इस पर एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री, मतलब हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बरकरार रहेगा। बताओ 90 डिग्री बरकरार रहेगा तो फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, mb sin थीटा, जो कि क्या था NIAB sin थीटा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, मैंने कल ही बात किया था। तो मैक्सिमम टॉर्क हमेशा मिलेगा, मतलब क्या, बहुत छोटे से छोटे करंट को भी ये क्या कर पाएगा, सेंस कर पाएगा।
वेरी सेंसिटिव डिवाइस बन जाएगा और ये हमारा क्या है, एक आइडियल डिवाइस, अच्छा डिवाइस बनेगा। तो जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो हमारे साथ इसके मतलब ये 90 डिग्री जो बनता है हमेशा, इसके साथ ये फायदा होता है, समझ आ जाए। अगर वहीं पे 90 डिग्री हमेशा नहीं बनता तो इतना अच्छा ये रीडिंग नहीं दे पाता। समझ आ गया है ना, समझ आया। तो सिंपल सी बात है कि क्यों 90 डिग्री बना रहा है, मतलब बनाने के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डाला गया, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिए। ये आपका लिख लो टॉप व्यू है, लिख लो टॉप व्यू ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो उसी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर ही इस डायग्राम को भी आप बना लीजिए। टॉप व्यू ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉप व्यू ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है बाबू, चलिए तो इधर देखिए, आप सिर्फ बोर्ड पे देखना है, बाद में लिखना है। देखिए बना गया, नहीं तो बनाइए जल्दी। देखिए अब समझिए, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द current carrying लूप कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कल पढ़ा था बाबू, टाउ इक्वल टू कितना बोलो, एम बी साइन थीटा। ओके, तो टाउ इक्वल टू आपका आ जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया हर समय थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, याद है। तो हेयर ऑलवेज थीटा इक्वल टू कितना रहता है, 90 डिग्री। तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा हमारा एन आई ए बी, साइन 90 का वैल्यू 1, ख़त्म उसकी कहानी। ये टॉर्क आ गया। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझिए, जो मैंने आपको बताया था इसमें देखो, ध्यान से देखो कि जैसे ही ये ट्विस्ट करेगा, ये वाला देख रहे हो, ये सिलेंडर नहीं कुछ करे, सिलेंडर अपनी जगह होगा, इसके ऊपर जो बाउंडेड किया हुआ वो ट्विस्ट करेगा इसके ऊपर, समझ में आ रहा है, ऐसा वो ट्विस्ट करेगा। तो जैसे ही उसमें टॉर्क आएगा, मान लो इधर या इधर, तो ये ट्विस्टिंग किस में आएगी बताइए, स्प्रिंग में। स्प्रिंग क्या लगाएगा फिर, रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना। तो देखो यहाँ के आगे, बिकॉज ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द current carrying coil, the spring get twisted. Therefore it apply a restoring torque
इन अपोजिट सेंस। मतलब क्या, अगर आपका टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस सेंस में हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो रिस्टोरिंग टॉर्क किधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम बेटा क्या होगा, दोनों टॉर्क क्या होगा, बराबर। तो पहले रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सब मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा, पहले देख लो। तो द रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। तो आप क्लास 11 में रोटेशन में पढ़ा होगा, क्या चीज, कि टॉर्क इक्वल टू, इसको नाम देते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, या चलो ना चलो दे देते हैं टॉर्क कौन सा, रिस्टोरिंग वाला, ठीक है। ये आप क्या पढ़े होंगे, के थीटा, या यहाँ चलो फाई कर लेते हैं क्योंकि थीटा वहाँ पर है यूज किए थे इसलिए फाई, ठीक है, के फाई। जहाँ फाई क्या होता है, जितने एंगल से वो चीज़ स्प्रिंग क्या होगा, ट्विस्टेड होगा, है ना। तो ये हो जाता है आपका रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो देखते चलो अभी। तो एट इक्विलिब्रियम, देखो एट इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एक चीज बताओ ध्यान से समझो, कोई इस पेन को इस तरफ घुमाना चाहे और कोई फिर इधर घुमाना चाहे, अगर जहाँ पे दोनों का टॉर्क बराबर हो जाएगा तो क्या पेन किधर भी घूमेगा, नहीं, इधर ही रह जाएगा। वही चीज़ है, मतलब एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब क्या, टाउ इक्वल टू आ जाएगा टाउ आर, हो जाएगा। तो यहाँ से टाउ आर की वैल्यू कितनी है, के फाई। अच्छा यहाँ पर के क्या होता है, किसी को पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बाबू फोर्स में होता है, यहाँ पर क्या होता है, टॉर्जनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। के इज लिख देता हूँ टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है बाबू। देखिए तो चलिए, के फाई इक्वल टू, वो फॉर्मूला कितना लिखा है, तो अपना NIAB यही आया था। अब यहाँ से देखो हमारा डिफ्लेक्शन जो जितना से ट्विस्ट हुआ वही तो निकालना है। फाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, NIAB अपॉन में क्या आ जाएगा, के। तो यहाँ से ये फाइनल टच हम लोग दे दिए किसको, ओहो छोड़ो, हाथ से ही करो चलो ठीक है। अभी नीचे में एक तो झुकने में आगे देखेंगे। तो हो गया बाबू, समझो। तो ये फाइनल अपना आ गया क्या, फाई का वैल्यू। चलिए यहाँ से निकलना शुरू करिए, और आप हेडिंग क्या डालोगे, सुनो, वर्किंग। और वर्किंग में यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, लिखिए। इधर देखिए, ये मेन जो है आपका इसमें ये फ़ायदा है कि हम लोग आगे निकलने के बाद भी पीछे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस वाले बोर्ड पे एक बार मिट गया तो ख़त्म।
हुआ? चलो इधर देखो, इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक और है बाबू, इधर ध्यान दीजिए। पहले तो इससे रिलेटेड करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हेडिंग डालिए करंट सेंसिटिविटी। तो देखिए सर ये क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये रीडिंग ऐसे बताता है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये जो रीडिंग बताती है, ये गैल्वेनोमीटर बताता है क्या, मान लो ये 0 है, ऐसा कुछ इस पे डिविजन्स बने हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी टाइम पे ये यहाँ है, ठीक है, और इसने एंगल क्या बनाया है बताओ। जब कोई मेजरमेंट आप नहीं ले रहे होते हैं इससे, मतलब कि कोई किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से इसको नहीं जुड़े होते हैं बाबू, तो इसका जो नीडल है वो कहाँ होना चाहिए था बताओ, 0 पे होना चाहिए था। अब मान लो कोई आप मेजरमेंट ले रहे हो तो ये घूम के यहाँ आ चुका है, तो मान लो ये एंगल कितना बन गया 5, ठीक है, ये 5। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट टाइम मतलब क्या समझो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि कितना अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है, नहीं समझे, कितना छोटे से छोटे करंट को भी ये मेजर कर पा रहा, कितना मतलब कि सेंसिटिव है अपने काम के प्रति। जैसे बहुत इंसान को देखते हो ना कि किसी को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गर्ल्स बॉयज सब में पाए जाते हैं, कि अगर थोड़ा बहुत बात कहो तो उसको दिल पे लग जाता है तुरंत, है ना, ऐसे बहुत सेंसिटिव होता है। मजाक भी कर दो तो फिर भी उसको दिक्कत हो जाती है मिस सेकेंडों के अंदर, समझ में आ रहा है ना। तो उसको कहते हैं सेंसिटिव इंसान। वैसे ही कितना ज़्यादा हमारा तो डिवाइस में क्या है कि जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना अच्छा डिवाइस है, लेकिन इंसानों में ऐसी बात नहीं है। इंसान में ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जगह लाइटेड लेना चाहिए, है ना। बहुत बड़े मामला को भी लोग लाइटेड लेके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप अगर लोड ले लेंगे तो फिर दिक्कत है, समझ में आ रहा है, दिमाग नर्वसिया आ जाता है ना। और फिर आप दिमाग से मतलब दिमाग आपका सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि ज़्यादा सेंसिटिव ना होना। चलो अभी बात करते हैं डिवाइस की, इंसान की नहीं। तो डिवाइस जो है सेंसिटिव जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो लिखिए तो करंट सेंसिटिविटी में द डिफ्लेक्शन लिखो, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट the deflection per unit current is known as the current sensitivity, is known as the current sensitivity, ठीक है बाबू। इधर देखिए, कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, अभी बात किए तो कितना ट्विस्ट करेगा उसी के हिसाब से नीडल घूमेगा, ये अपनी जगह से इधर या इधर, समझ में आ रहा है। कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा किस बात पे डिपेंड करता है, करंट पे। कितना ज़्यादा करंट है उस पे डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो देखो फाई डिपेंड किस पे करता है, आई पे। तो यहाँ से आपको पता है कि जब भी आप इक्वलिटी के साइन से रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को साइन से, तो कांस्टेंट क्या होता है, गुना हो जाता है, और वो कांस्टेंट होता है यहाँ IS, ठीक है। ये था करंट, समझ में आ रहा है। तो करंट सेंसिटिविटी जो IS आपने लिखा है ये क्या हो जाएगा, फाई अपॉन में आई। फाई का फॉर्मूला लाए हो, बताओ तो कितना आया था अभी, NIAB अपॉन में K बटे में I। बाबू I से I कैंसल, तो आप खुद बताइए IS का फॉर्मूला क्या आया, NAB अपॉन में K। क्या बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया करंट सेंसिटिविटी का, समझ आ गया।
मैंने क्या डेफिनेशन आपको लिखवाया, देखो तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। देखो यही ना फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, देखो आया है कि नहीं आया है। सो हम इसके पीछे का भी चीज़ें बता दिए आपको, ठीक है। क्या है, देखो डिफ्लेक्शन क्या है, फाई है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। समझ आ गया, तो लिख लीजिए। अच्छा वोल्टेज भी लिखवा ही देते एक बार में, नोट्स बनाना, लिखो पहले। अच्छा तुम लोग को फिर नोट्स कैसे बनेंगे, बना लो, सॉरी, चलो लिख लो। लिखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो लिखो कितना, मतलब डिफ्लेक्शन, देखो ध्यान से, डिवाइस जैसे करंट आपने दिया तो उसमें टॉर्क आया, टॉर्क आया तो क्या दिया, रीडिंग दिया, तो मतलब करंट के प्रति वो कितना ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है। वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिव होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है कि द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। समझ में आया, तो लिखिए पहले ये डेफिनेशन कि द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, the deflection per unit voltage is known as the voltage sensitivity। अब देखो बाबू इधर, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको हम पूरा बता दिए, ठीक है। इधर देखिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को Vs से डिनोट कर दो, ये क्या हो जाएगा, फाई अपॉन में भी हो जाएगा। जैसे वहाँ क्या था, फाई अपॉन में करेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, फाई अपॉन में भी। तब देखिए Vs इक्वल टू फाई कितना था, NIAB अपॉन में K। अब V को बाबू ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो, I इंटू आर, तो I इंटू आर, तो I से I कैंसल, यहाँ से Vs कितना आ जाएगा बोलिए, NAB अपॉन में KR, ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। लिखिए, हाँ हेडिंग है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द आमीटर। तो देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू आमीटर। हाँ तो देखिए, अच्छा एक चीज़ इसमें एम एक और होगा ना, छूट गया। अब देखो बाबू, आमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, किस चीज़ को आप, गैल्वेनोमीटर को। ध्यान से याद रखिएगा, आमीटर हमेशा सर्किट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे कि कैसा लगाया जाता है, बताओ सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। कैसा लगाया जाता है, सीरीज में। तो देखिए जैसे मान लो
एक सर्किट है आपका, ठीक है, अब स्विच विच नहीं लगा रहे हैं, आप समझ रहे, इसके सीरीज में हमेशा लगाना पड़ेगा हमको क्या चीज़, गैल्वेनोमीटर। ध्यान से देखना, गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं आमीटर। अब आमीटर बड़ा करंट मापना है तो आपको आमीटर लगाना है, ठीक है। अब आमीटर लगाओगे जैसे ही सीरीज में, तो ध्यान से देखो, अगर ये रेजिस्टेंस आर है, ये पोटेंशियल वी है, तो पहले क्या कंडीशन थी, बिफोर कनेक्टिंग द आमीटर, ठीक है, क्या था कि आपका इसमें जो करंट होगा जो भी आई, वो कितना हो जाएगा बोलो, V अपॉन में R, पढ़े हो ना, तो I इक्वल टू V अपॉन में R। लेकिन जैसे ही आपने आमीटर लगा दिया, जैसे मतलब क्या, पहले का सर्किट ये था, पहले का सर्किट ये था आपका, ठीक है, ये था, ये क्या करंट कितना था, V अपॉन R, जो कि करंट कितनी थी, I, जो इसमें फ्लो हो रही थी, समझ आ रहा है ये, ओके। अब जैसे ही आपने आमीटर लगा दिया, तो एक बात को जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस खुद का नहीं हो, समझ में आ रहा है, हर एक डिवाइस का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तो मान लीजिए इसका भी, तो आमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, होगा। अब मान लेते हो रेजिस्टेंस जो नाम देना है दे दो, ए नाम देना है, क्या बोलते हैं आपको, आर डैश नाम देना है, दे दीजिए। तो अभी क्या है, देखो, इसका खुद का रेजिस्टेंस अंदर का डिवाइस का, एक रेजिस्टेंस पहले से है, तो बताओ दो रेजिस्टेंस किस में हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़े हैं ना सीरीज में। तो बताओ जब सीरीज में होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है R1 प्लस R2। तो बेटा अब बताओ क्या लिखेंगे, आफ्टर, बोलो, आफ्टर कनेक्टिंग द आमीटर, ठीक है, आमीटर क्या हो जाएगा, तो जैसे ही नया करंट मिलेगा, ये आपको पता है कि वो करंट तो रहेगा नहीं, क्यों नहीं वो करंट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का क्या हो गया, चेंज। पहले सिर्फ और सिर्फ R था, अब कितना हो गया बोलो, तो ये हो गया V अपॉन R प्लस R डैश, समझ में आ रहा है, वेयर R डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ किसका बोलो, आमीटर, समझ आया। तो क्या आ गया, डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन कह रहे, सॉरी, एरर आ गया ना। कैसे आया, जैसे पहले करंट कितना था I, अब कितना आ गया I डैश। बताओ कौन बड़ा करंट होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कुछ और जुड़ के भाग उतनी V को ही लग रहा है, तो आप डिवाइड V को ही कर रहे हो, डिवीजन। तो अब देखो I डैश छोटा हो जाएगा, तो मतलब अब डेल्टा I जो होगा, एरर जो होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, I माइनस I डैश। तो एरर कितना का आ जाएगा आपका, एरर जो आ जाएगा डेल्टा I, वो कितना का आ जाएगा, I माइनस I डैश। मतलब पहले वाला करंट नहीं रहा, मतलब जो करंट, एक चीज़ बताइए, अगर ये वाला जो सर्किट है इसमें V और R नहीं पता हो तो क्या करंट माप सकते हैं, नहीं। तो आप उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, करंट मापने के लिए आमीटर। लेकिन आमीटर अब I को माप रहा है, किसको माप रहा है, I डैश को माप रहा है, मतलब पहले वाले करंट के से अलग डिफरेंट करंट को माप रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब क्या, हमारा एरर आ चुका है, देखो यहाँ लिखे हुए हैं, एरर आ चुका है। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए अब क्या है, आमीटर बनाया गया। इसको कैसे गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है, ये यहाँ से जस्ट यहीं से हम लोग, ठीक है, कल देखेंगे ये चीज़। बस छोटी छोटी 10 से 10 मिनट का टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ क्या है ये, गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। और नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। इसको करेंगे, आपको बस ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन भी कल देख लेंगे न्यूमेरिकल, ओके। और उसके बाद हम लोग कैसे स्विच कर देंगे किस चैप्टर पे, परमानेंट मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेटिज्म में क्या है, मैग्नेट, जो कि आपका एनसीईआरटी का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ओके। चलो